हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कार्बन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अपन, जिसमें अपन ने हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन में अपन ने वर्गीकरण में दो प्रकार से बताया था, अचक्रीय यानी श्रृंखला वाले, और एक बताया था चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय में अपन ने तीन वर्गीकरण किया, दो वर्गीकरण किया, एक तो संतृप्त दूसरा असंतृप्त। जिसमें संतृप्त में अपन ने पढ़ा एल्केन को, असंतृप्त में अपन ने एल्कीन और एल्काइन को। उसके बाद में चक्रीय हाइड्रोकार्बन शुरू किए। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कि दो स्थिति आती है, जिसमें एक तो नाम एक बोला जाता है समचक्रीय, एक बोला जाता है विषम चक्रीय। समचक्रीय जिसमें केवल कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखला होती है, जो प्रथम और अंतिम कार्बन जुड़ जाता है तो चक्रीय बन गया। और अगर कार्बन के अलावा विषम परमाणु मौजूद हो श्रृंखला के अंदर बंधन में कार्बन के साथ में, तब आ जाता है वो विषम चक्रीय। अब इसमें फिर अपन ने दो बताए थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक उसमें कहेंगे जिसमें बेंजीन वलय होगी, वो एरोमेटिक में आएगा चक्रीय के अंदर। तो एलिसाइक्लिक में कल अपन ने बात की थी समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। समचक्रीय एलिसाइक्लिक में जैसे अपन ने बताया था कि मैंने अगर जैसे अपन अचक्रीय की बात करें तो मैंने बताया पेंटेन, जैसे एन पेंटेन बताया, और एक नाम बताया मैंने साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ये स्थिति। तो एन पेंटेन को अगर अपन दर्शाएंगे तो ये स्थिति आएगी, और अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो ये स्थिति बन गई। और फिर इसमें जैसे अपन हाइड्रोजन संतुलित करते हो तो साइक्लोपेंटेन की स्थिति हो जाती है चक्रीय में एल्कीन श्रृंखला के समान अणुसूत्र बन जाता है। जैसे उसमें पेंटीन वाला सूत्र, इसमें साइक्लोपेंटेन बन जाता है, और ये होता है एल्केन का। जैसे एन पेंटेन एल्केन का सूत्र हो गया। ये वाला तो लिया था अपन ने समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक बताए थे। एक फिर नाम आता है समचक्रीय में ही एलिसाइक्लिक पढ़ा अपन ने, अब एरोमेटिक। इसके बाद में अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अपन समचक्रीय में एरोमेटिक। तो मैं यहां पर जो आज शुरू कर रहा हूं समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तीन या बेंजीन वलय युक्त समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें विशेष गंध होती है। ये जो अपन ने लिखा है ना विशेष गंध, इसी के लिए शब्द आता है एरोमेटिक। इस विशेष गंध के लिए ही एरोमेटिक शब्द आता है लैटिन में। इसी के लिए एरोमेटिक शब्द आता है। तो बेंजीन वलय युक्त समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें विशेष गंध होती है वो आते हैं समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर बात आ जाती है बेंजीन वलय। तो बेंजीन वलय जो होती है ना वो क्या है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। बेंजीन जो रिंग है 6 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय श्रृंखला जिसमें एकांतर रूप से एकल व द्विआबंध पाई जाती है।
6 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय श्रृंखला जिसमें एकांतर रूप से एकल व दियाबंद पाई जाती है। तो इसको ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अब इसको एक बार अपन देख रहे हैं। 6 कार्बन युक्त श्रृंखला, 6 कार्बन की श्रृंखला ले ली। अब शर्त क्या दे रखी है? एकांतर रूप से, अल्टरनेट रूप से, यानी एक के बाद एक, सिंगल और डबल बॉन्ड। जैसे ये सिंगल है तो फिर डबल, ये सिंगल है तो फिर डबल, ये सिंगल है तो फिर डबल, ये स्थिति। तो 6 कार्बन युक्त श्रृंखला जो होती है जिसमें एकांतर रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड पाई जाती है, वो होती है बेंजीन वलय। इसका मतलब इसमें 3 तो सिंगल बॉन्ड है और 3 कैसी हैं भाई? डबल बॉन्ड है। ये स्थिति है। अब ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड अपन ने बताए, कार्बन कार्बन जब इन बॉन्ड को, इन बेंजीन वलय की जो रिंग है इसमें जब बॉन्ड का अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया कि वे अगर सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है ना तो डेप्थ, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटी होती है, शॉर्टर होती है। इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, जैसे इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम स्थिति, डबल बॉन्ड आती है शॉर्टर 1.34 एंगस्ट्रॉम में। अब बेंजीन में जब इन बॉन्ड लेंथ को मापा गया, बंध लंबाई को मापा गया, तो जो बंध लंबाई आई न तो वो सिंगल लंबाई वाली थी और न डबल वाली थी भाई। अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बताओ सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप में पाई जा रही हैं, तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड की लेंथ में फर्क आना चाहिए, बंध लंबाई में फर्क आना चाहिए। लेकिन जब मेजर किया गया तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इसमें जो है 6 की 6 वो बिल्कुल बराबर हैं, जो कि है 1.39 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, और बंध कोण जो है वो है 120 डिग्री। यानी 2D के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ आ गई 2D में एक सर्किल आ गया ना, तो 120 डिग्री का कोण हो गया, 3 कोण हो गई, 1 2 और ये इधर वाला जो कोण आएगा 3, तो 120 जो कोण आया 120 डिग्री। इसका मतलब बॉन्ड अगर यही फिक्स रचना मानेंगे तो फिर सिंगल और डबल बॉन्ड की लेंथ में फर्क आना चाहिए, लेकिन सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं। तो बाद में इसकी जो अनुनादिश रचना देखी गई, तो अनुनादिश रचना जो है, यानी इस बेंजीन रिंग की 2 स्थिति संभव हैं। जैसे यहां मैंने सिंगल दिखाई, अब ये डबल दिखा रहा हूं, ये सिंगल ये डबल, ये सिंगल ये डबल। और बेंजीन रिंग जो है इन दोनों का मिला जुला रूप है। बेंजीन रिंग इन दोनों, ये दोनों जो मैंने रिंग दिखाई ना, इसका मिला जुला रूप है, जिसको कहा जाता है अनुनाद संकर। तो बेंजीन की 2 अनुनादिश रचना हो गई, एक तो ये स्थिति और एक ये स्थिति, और इसका जो अनुनाद संकर दर्शाया जाता है, तो बेंजीन रिंग की स्थिति ये दर्शाई जाती है, ये स्थिति दर्शाई जाती है। तो ध्यान रखना, बेंजीन वलय जो होती है 6 कार्बन की श्रृंखला होती है चक्रीय, जिसमें एकांतर रूप से, अल्टरनेट रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड पाई जाती है, यानी एक बार सिंगल एक बार डबल। इसका मतलब बेंजीन रिंग में 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड अपन दिखा रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए बाद में जब ये मेजर किया गया कि भाई बॉन्ड लेंथ में फर्क आना चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तो देखा गया कि कार्बन बेंजीन में जो 6 कार्बन आपस में जुड़े हैं सभी में बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है, और वो बॉन्ड लेंथ मैंने कितनी लिखवाई है 1.39 एंगस्ट्रॉम, याद करने वाला पॉइंट है। और कोण मैंने कितना बता रहा हूं, बंद कोण 120 डिग्री। इसका मतलब बेंजीन की ये स्ट्रक्चर स्थायी नहीं है, तो ये बेंजीन की ये स्ट्रक्चर और साथ में, तो ये दोनों अनुनाद रचना मानी जाती है बेंजीन की, और इनका मिला जुला रूप अनुनाद संकर ये कहलाता है। ये बेंजीन रिंग अपन दर्शाते हैं, खूब देखा होगा आपने लिखा हुआ, इस तरह से बेंजीन रिंग को दर्शाते हैं। और ये बेंजीन रिंग वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक। वो कौन से कहलाते हैं भी? एरोमेटिक कहलाते हैं बेंजीन वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर आपको इसमें पूछा जाए कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड कितनी है, तो आप कैसे दर्शाओगे? एक बार अगर अपन जैसे इसी स्ट्रक्चर को ले लें, क्योंकि ये मिला जुला रूप है, अनुनाद एक दूसरे के, अगर अपन इस स्ट्रक्चर को ले लें, कार्बन कार्बन के बीच में
जो सिंगल और डबल बॉन्ड एकांतर रूप में पाई जा रही है, ये लो। अब देखो इस कार्बन की स्थिति, पहले इस कार्बन पे आ जाते हैं। इस कार्बन में डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, 3 हो गई तो एक हाइड्रोजन। इसी प्रकार से इसमें डबल और एक ट्रिपल तो एक हाइड्रोजन, इसमें डबल और ट्रिपल तो एक हाइड्रोजन, इसमें डबल और ट्रिपल तो एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। तो ये पूरी बॉन्ड इसमें मौजूद है बेंजीन के अंदर। तो इसके आधार पे बताओ इसका अणुसूत्र क्या हो गया। बेंजीन का जो अणुसूत्र बन गया वो क्या बन गया, C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र हुआ। और ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बनती है, बताओ कौन सी बनती है, सिग्मा। ये सब की सब बॉन्ड कैसी है भाई, सिग्मा बॉन्ड है। तो 6 बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो सारी सिग्मा हुई। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में जब भी बॉन्ड होती है तो पहली बॉन्ड सिग्मा बनती है, डबल होगी तो एक सिग्मा एक पाई बनेगी बाद में, और अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा और बाद में 2 पाई बनेंगे। अब ये सिग्मा है तो बताओ ये सिंगल है तो ये भी कैसी बॉन्ड है, सिग्मा। इनमें से एक सिग्मा और एक पाई, यहां पर ये सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा बॉन्ड, और इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, ये स्थिति आ गई। इसका मतलब कुल सिग्मा बंध पूछेगा तो, अगर बेंजीन वलय में कुल सिग्मा बंध पूछेगा तो कितनी हुई, 6 तो हाइड्रोजन की हो गई और 6 कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल हो गई 12। और अगर पूछेगा कुल पाई बंध, अगर पूछेगा कुल सिग्मा बंध पूछेगा तब तो बताया अपन ने 12, और पूछे कुल पाई बंध, कुल पाई बंध, तो पाई बॉन्ड की अगर स्थिति देखें तो 1, 2 और 3, ये है भी अपने पास में 3, तो टोटल कितनी बंद हो गई, 15 बॉन्ड हो गए, जिसमें से 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ये बेंजीन रिंग की स्थिति है। अब बेंजीन की जो स्थिति अपन ने देखी कि एरोमेटिक नाम दिया जा रहा है, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन वाला उपस्थित है वो कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अपन पहले ले रहे हैं एलिसाइक्लिक वाले। अब एलिसाइक्लिक में विषम कार्बन परमाणु नहीं होगा, कार्बन परमाणु होंगे, विषम परमाणु उसमें नहीं मौजूद रहेगा, वो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे। तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, ध्यान दो इधर। कल बात की थी अपन ने क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह की अपन ने बात की थी। क्रियात्मक समूह में अपन ने, जैसे मैं पहला एग्जांपल एक ले रहा हूं कि बेंजीन की जो रिंग है, जैसे ये तो बेंजीन रिंग हो गई, और इसमें ये जो मौजूद हैं ये कार्बन परमाणु हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये जो दिखाता है ये इसके अनुनाद संकर की स्थिति को दर्शा रहा है। इसमें यहाँ एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहां पर क्रियात्मक समूह जोड़ा जा रहा है OH। अब बताओ बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो है अपने पास में C6H6। अब इस पर कोई भी आप क्रियात्मक समूह जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करोगे, तो हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 5, और उस एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्रियात्मक समूह यहां पर क्या जोड़ा है, OH, जो कि एल्कोहल ग्रुप है। ये जो C6H5 है इसको बोला जाता है फेनिल। क्या बोला जाता है अभी, फेनिल। तो ये तो हुआ इसका अणुसूत्र है फेनिल, और आगे जो अपन ने समूह जोड़ा क्रियात्मक समूह वो है एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल, या इसे नाम दिया जाता है फिनोल। फेनिल प्लस ऑल, फिनोल जो आ गया अपने पास में। सामान्य भाषा में एक नाम सुनते हैं अपन फिनाइल, जो अपन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। माउथ वॉश अपन यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक है, उसमें फिनाइल रहता है। इसी प्रकार से अपन जो फ्लोर को साफ करने के लिए फ्लोर क्लीनर जो यूज करते हैं, हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर जो यूज करते हैं ना, इन सब में फिनाइल आता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम करता है। तो फेनिल एल्कोहल या फिनोल ये हो गया C6H5OH। जैसे कल अपन ने जो
सीधी श्रृंखला वाले अल्कोहल में पढ़े थे तो अपन ने मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ये नाम लिए थे। अब अपन एरोमेटिक में आ रहे हैं, चक्रीय में एलिसाइक्लिक वाले में, समचक्रीय में। और समचक्रीय में पहला एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर फिनोल लिया है, फेनिल अल्कोहल, ये स्थिति बताई है। दूसरा जो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये तो बेंजीन वाला है अपन दिखा रहे हैं, और ये वही क्या दर्शाएंगे भाई, ये जो सिरे हैं वो कार्बन को दर्शा रहे हैं, ये बिंदु जो मैं दिखा रहा हूं कार्बन, और यहां पर मैंने समूह जोड़ दिया, जैसे एल्डिहाइड वाला CHO, एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया, ये ध्यान रखना कार्बन के साथ में बॉन्डिंग रहेगी, CHO वहां OH के साथ में। तो अब यहां स्थिति ये है भाई, C6H5CHO जो दर्शाते हैं, इसको बोला जाएगा फेनिल एल्डिहाइड, या इसी का नाम दिया जाता है बेंजेल्डिहाइड। जैसे कल अपन ने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड पढ़े थे अपन ने चक्रीय विवर श्रृंखला वाले में। यहाँ पर जैसे अपन ने पढ़ा चक्रीय में, समचक्रीय के अंदर बेंजियल्डिहाइड, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया। एक देखो मैं बता रहा हूं, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापी समूह जोड़ रहा हूं मेथिल, और यहां स्थिति हो गई CH3, तो इसको नाम दिया जाएगा फेनिल मेथिल, या इसका प्रचलित नाम है भाई टोल्यूइन एक अक्रिय विलायक है, अक्रिय कार्बनिक विलायक है ये टोल्यूइन जो है, अक्रिय कार्बनिक विलायक। अक्रिय किसको कहेंगे, अक्रिय नाम उसको दिया जाता है जिसमें किसी विलय को घोला जाता है, उसके साथ में वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करे, उसको घोल तो लेता है, विलयन तो बना लेता है, लेकिन उससे कोई रिएक्शन नहीं करता, वो अक्रिय विलायक हो जाता है। तो यहां जैसे मैंने कुछ जो एग्जाम्पल बताए आपको, 3 एग्जाम्पल बताएं, और ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये बताए मैंने चक्रीय हाइड्रोकार्बन में समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन से? समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कल अपन ने बात की थी एलिसाइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यहां बता रहा हूं मैं समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वहां कल अपन ने बात की थी समचक्रीय एलिसाइक्लिक की, ये जैसे अपन ने एग्जांपल लिया। अब अपन बात कर रहे हैं विषम चक्रीय, और विषम चक्रीय में भी 2 नाम आ जाएंगे भी, एक तो आ जाएगा एलिसाइक्लिक और एक आ जाएगा एरोमेटिक। एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या बताया था अपन ने? जिसमें बेंजीन वलय नहीं होगी, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन वलय होगी। और विषम चक्रीय का मतलब कार्बन के अलावा विषम परमाणु भी इसमें मौजूद रहेगा श्रृंखला के अंदर, तब वो विषम चक्रीय कहलाएगा। जैसे कल अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था पेंटेन का, साइक्लोपेंटेन पढ़ा अपन ने। एलिसाइक्लिक जो समचक्रीय पढ़ा, उसमें अपन एक नाम लिखवाया था साइक्लोपेंटेन। अब मैं अगर उसको एक बार वापस से बता रहा हूं, जैसे साइक्लोपेंटेन अगर अपन बता रहे तो अपन ने स्थिति ये बताई थी, ठीक है, ये स्थिति बताई थी। अब ये तो बताया था अपन ने साइक्लोपेंटेन, जो आया था अपने पास में समचक्रीय एलिसाइक्लिक,
समचक्रीय एलिसाइक्लिक, ये बताया था अपन ने। अब यहां पर देखो एक मैं लिख रहा हूं ये स्थिति। अब बताओ, है तो ये भी साइक्लोपेंटेन वाला ही, लेकिन इसमें इस श्रृंखला के अंदर ऑक्सीजन विषम परमाणु आ गया और इसको बोला जाता है ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन। क्या नाम बोला मैंने? ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु आ गया तो ऑक्सीसाइक्लोपेंटेन, ऑक्सीसाइक्लोपेंटेन। अब देखो वैलेंसी, देखो इसमें यहां पर तो 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता 2 बताते हैं, एक तो इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये जो यौगिक बना इसको नाम दिया गया ऑक्सीसाइक्लोपेंटेन। बताओ इसमें कार्बन के अलावा विषम परमाणु श्रृंखला में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा आ गया? विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक आ गया। तो अब इसको मैं हटा रहा हूं, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक ये आ गया, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक। विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक ऑक्सीसाइक्लोपेंटेन अपन ने लिया। इसी को एक नाम दिया जाता है, व्यापारिक नाम इसका TH है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको बोला जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो व्यापारिक नाम है इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक, और अब मैं ले रहा हूं विषम चक्रीय एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक मैंने बताया था, एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन वलय नहीं है और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन वलय होती है, वो आ जाएगा अपने पास में, वो बोला जाएगा कौन सा भी? एरोमेटिक जिसमें बेंजीन वलय होगी और साथ में विषम परमाणु होना चाहिए, वो विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे इसी को देखो, ये जो बेंजीन वलय है, ये स्थिति अपन ने दर्शाई थी बेंजीन वलय की, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, और जैसे ये स्थिति दर्शा रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहां ऑक्सीजन परमाणु, इसको नाम दिया जाता है फ्यूरेन। क्या नाम देते हैं इसको? फ्यूरेन। अगर इसमें इस स्थिति को अगर अपन देखें तो बताओ क्या स्थिति है भाई? ये कार्बन 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 और ये विषम परमाणु ऑक्सीजन। अब यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये H आएगा, ये भी H आएगा, यहां डबल बॉन्ड है, ये H आएगा, ये H आएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ में एक एक बॉन्डिंग हो गई अपने पास में। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, एक कार्बन इससे एक कार्बन इससे। यहां पर क्या स्थिति है बताओ? तो यहां पर अपन क्या दर्शाएंगे? CH2, ये स्थिति, इसको बोला जाता है फ्यूरेन। तो इसमें बेंजीन वलय के अंदर विषम परमाणु ऑक्सीजन आ गया, ये नाम जो अपन ने दर्शाया फ्यूरेन जैसे नाम लिया। यहां पर नाम लिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये एलिसाइक्लिक वाला आ गया, और ये एरोमेटिक वाला आ गया फ्यूरेन, क्योंकि ये बेंजीन वलय युक्त है, इसमें बेंजीन वलय मौजूद है, उस आधार पे नाम आ गया। इसी में एक एग्जांपल अपन और ले रहे हैं, एमिनो ग्रुप का जैसे ले लेते हैं अपन, एमिनो जैसे अपन पेंटेन में एमिनो ले लेते हैं, NH, एजो, सॉरी एमिनो नहीं, एजो जैसे अपन नाम ले लेते हैं इसमें। ये साइक्लोपेंटेन में यहां इस कार्बन की जगह NH जो अपन ने समूह लिया, अब देखो इसमें इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, 2 यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी अपन 3 बताते हैं, 3 में से 2 तो हो गई कार्बन कार्बन के साथ में, 1 हो गया H, और इसे नाम दिया जाता है एजोसाइक्लोपेंटेन, एजोसाइक्लोपेंटेन। अब ये तो आएगा किस में भी? एलिसाइक्लिक में।
विषम चक्रीय तो है ही, क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन परमाणु आ गया, विषम परमाणु आ गया, लेकिन इसमें एरोमेटिक वलय नहीं हुई। अब एरोमेटिक वलय को अगर इसी को दर्शाएं अपन 6 कार्बन वाला, अगर इसी को दर्शाएं अपन 6 कार्बन वाला, ये स्थिति जिसमें ये दोनों डबल बॉन्ड, ये CH2 CH 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 और यहां नाइट्रोजन की ये वैलेंस जो बन गई, इसको नाम दिया जाता है पायरोल। ये पायरोल नाम दिया जाता है। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि विषम एरोमेटिक वहां होगा जहां पर विषम परमाणु मौजूद रहता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक पढ़ते हैं। पिरिमिडिन क्षारक जो है ना वो इस बेंजीन वाला होती है उसमें, तो वो विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा। तो इस तरह से जो ये बताया अपन ने हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण किया, फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले 2 वर्ग में बांटा जाता है, जिसमें एक तो बोलते हैं कौन सा भाई, सीधी श्रृंखला वाला अचक्रीय, और एक बोला जाता है चक्रीय, जिसमें श्रृंखला का प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ जाएगा तो वो चक्रीय बन जाएगा। अब अचक्रीय में अपन ने 2 नाम लिखे, एक तो लिखा संतृप्त और एक लिखा असंतृप्त। संतृप्त में अपन ने पढ़ा एल्केन को, संतृप्त में असंतृप्त में पढ़ा अपन ने एल्किन और एल्काइन। कार्बन कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर श्रृंखला में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वो आ गया असंतृप्त। उसके बाद में जो अपन ने दूसरा बताया चक्रीय में, चक्रीय की स्थिति देखें तो 2 स्थिति हैं उसमें, जिसमें एक तो नाम आता है समचक्रीय और एक नाम आता है विषम चक्रीय। समचक्रीय उनको कहेंगे जिनमें कार्बन के अलावा विषम परमाणु नहीं है, विषम चक्रीय उनको कहेंगे जिसमें कार्बन के अलावा विषम परमाणु है। समचक्रीय विषम चक्रीय को 2 वर्गों में बांटते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक शब्द आता है जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती, और एरोमेटिक वो आता है जिसमें बेंजीन वलय होती है। यानी है तो दोनों ये चक्रीय है, लेकिन एक में बेंजीन वलय नहीं है और एक में बेंजीन वलय है। बेंजीन वलय वाला है एरोमेटिक। बेंजीन 6 कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें एकांतर रूप से सिंगल और डबल बॉन्ड बताते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति इसका यह है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं है। तो अनुनाद संकर जो है बताया जाता है, क्योंकि कार्बन बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन के बीच में बंध लंबाई एक समान है, जो ये दर्शाती है कि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है। तो वो बंध लंबाई इसमें बनती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, बंध कोण आता है 120 डिग्री। C6H6 इसका अणुसूत्र हुआ। जिसमें मौजूद रहेगी हाइड्रोकार्बन में वो होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका अर्थ होता है विशेष गंधयुक्त जो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर अपन ने किया वो अपन दर्शाते हैं। अब जो बात करेंगे अपन वर्गीकरण जो अपन ने किया इनका क्रियात्मक समूह के साथ में अपन ने बताया इनको। इसके बाद में अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, एक शब्द अपन पढ़ते हैं सजातीय या समजातीय श्रेणी। सजातीय या समजातीय श्रेणी, ये अपन पढ़ते हैं समजातीय या सजातीय श्रेणी। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर इसके बाद में चलो एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैं एक एल्केन के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अब इसी प्रकार से ये तो एल्केन श्रेणी ली मैंने, अब एक मैं ले रहा हूं एल्कोहल।
कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल ले रहा हूं, और एल्कोहल में जैसे पहला लिया मैंने मैथेनॉल, CH3OH, दूसरा एथेनॉल C2H5OH, तीसरा प्रोपेनॉल C3H7OH, सॉरी, चौथा ब्यूटेनॉल चार चार ले लेते हैं अपन। उसके बाद में एक जैसे मैं ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें पहला एग्जाम्पल लिया जैसे अपन ने मेथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र अपन लिखते हैं SCOH। दूसरा एथेनोइक अम्ल CH3COH। तीसरा प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर ब्यूटेनोइक अम्ल, CH3CH2CH2COOH। अब जो मैं समझा रहा हूं चाह रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो एक बार। पहला एग्जांपल लिखा मैंने एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताओ मेथेन का अणुसूत्र क्या है? CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। जैसे अपन इस श्रृंखला के अगले सदस्य पर जा रहे हैं, क्रमोत्तर बढ़ रहे हैं अपन अगले सदस्य पर, यहां से यहां पर गए तो अणुसूत्र में कितनी की वृद्धि हुई? यहां से जैसे अपन यहां पर गए अणुसूत्र में वृद्धि हुई CH2 की। एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। एक तो बढ़ा कार्बन परमाणु और दो बढ़े हाइड्रोजन परमाणु CH2। एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। फिर जैसे ही अपन यहां से यहां पर गए, एथेन से प्रोपेन पे गए, वही एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन बढ़े। फिर जैसे अपन प्रोपेन से ब्यूटेन पर गए, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन बढ़ गए। एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। बताओ इस श्रृंखला में हर क्रमोत्तर सदस्य की बात कर रहे हैं, हर अगले सदस्य पर जा रहे हैं तो अणुसूत्र में समान रूप से वृद्धि हो रही है CH2 की, CH2 समूह की वृद्धि हो रही है। और अब यहां पर सेम यहां पर आ जाओ, यहां से यहां गए तो बताओ एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन। यहां से यहां गया, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, सेम स्थिति है। जब यहां पर चाहे इसमें आ जाओ, एक कार्बन बढ़ गया, एक था यहां पर दो हो गए, और हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन दो थे, यहां पर चार हो गए। फिर यहां पर दो कार्बन यहां हो गए, एक दो तीन, यहां पर हाइड्रोजन चार और यहां पर हाइड्रोजन तीन, दो पांच और एक छह। इसका मतलब प्रत्येक श्रृंखला जो देख रहे हैं अपन कार्बनिक यौगिक के, एक समूह की कोई भी श्रृंखला देख लो, चाहे अल्कोहल देख लो, चाहे अम्ल देख लो, चाहे एल्डिहाइड देख लो, चाहे एल्केन देख लो, एल्कीन देख लो या एल्काइन देख लो, सभी के अंदर स्थिति ये आ रही है कि अगले क्रमोत्तर सदस्य में CH2 अणुसूत्र में CH2 समूह की वृद्धि हो रही है। अब CH2 समूह की वृद्धि हो रही है तो अणुभार में भी समान रूप से वृद्धि होगी। तो सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें
क्रमागत रूप से CH2 समूह है, क्रमागत रूप से अणुसूत्र में CH2 समूह है तथा अणुभार में 14 U की वृद्धि होती है। AMU को शॉर्ट में U दर्शाते हैं, 14 U की वृद्धि होती है, क्योंकि एक कार्बन का भार कितना हो गया भाई 12 है और 2 परमाणु हाइड्रोजन है तो 2 उनका हो गया, तो 12 और 2 14 U की वृद्धि होती है। तो ऐसी कोई भी श्रृंखला कार्बनिक यौगिक की जिसमें क्रमागत रूप से अणुसूत्र में कितने की वृद्धि आ रही है, CH2 की, और अणुभार में कितने की वृद्धि हो रही है, 14 U की, वो कहलाती है सजातीय श्रेणी। तो कोई भी जो हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला होगी वो श्रृंखला जो होगी वो सजातीय श्रेणी के रूप में होती है। क्रमागत रूप से अगर देखा जाएगा तो वो सजातीय श्रेणी के रूप में होती है। तो इनमें क्वेश्चन क्या होता है, कई बार जैसे कोई सा भी एक सूत्र दे देते हैं और फिर पूछते हैं ऑप्शन देकर बताओ इसमें इसका सजातीय कौन है, तो आप उस सजातीय की पहचान कैसे करोगे, उसके और उसके अणुसूत्र जो उसका और उसके जो सजातीय उसमें दे रखा होगा वहां पर CH2 या इसके गुणज रूप में वृद्धि होगी, CH2 समूह या गुणज रूप में वृद्धि। यानी जैसे कई बार ये हो कि जैसे आपको दे दिया, जैसे ये समझो कि मैथेन दे दिया और फिर पूछा बताओ इसका समजात कौन है, अब जरूरी वहां से अगला ये लिखा हुआ जाए, ये भी लिखा हुआ सकता है। अब तुम कहो कि सर यहाँ से तो 2 कार्बन बढ़ गए और 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, तुम तो कह रहे थे CH2 बढ़ना चाहिए, तो CH2 समूह या उसके गुणज रूप में वृद्धि हो रही है, यानी CH2 समूह आएगा या गुणज रूप का मतलब CH2 डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, उसकी जैसा समान रूप में होना चाहिए, वो सजातीय श्रेणी होती है। तो हाइड्रोकार्बन में जो अपन पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी वो इस प्रकार से बोली जाती है। इसके बाद में अगली जो बात अपन कर रहे हैं, इसी में अगला जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा जो अपन डिस्कस करेंगे IUPAC नामकरण। इस IUPAC का पूरा जो नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण के लिए जो नियम निर्धारित हैं उसके आधार पर ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में देखो, एक तो आता है पूर्वलगन प्रीफिक्स, एक आता है मुख्य कार्बन और एक आता है अनुलग्न सफिक्स। पूर्वलगन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी उससे पहले लगने वाला, और अनुलग्न हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला में बाद में लगने वाला। पूर्वलगन मुख्य कार्बन श्रृंखला और फिर अनुलग्न, ये स्थिति आती है। तो पूर्वलगन तो किसको कहेंगे, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में पहले लिखा जाएगा, और अनुलग्न किसको कहेंगे, जो मुख्य श्रृंखला में बाद में लिखा जाएगा, वो अनुलग्न आएगा। अब इसमें पूर्वलगन और अनुलग्न की जो बात करते हैं अपन ने जो बताया, ये स्थिति जो इसमें दर्शाते हैं, यहां पर मेन चीज जो होती है वो है कि जो भी आपको सूत्र दिया जाए उस सूत्र के अंदर जो कार्बन की श्रृंखला देते हैं तो उसमें नामांकन कहां से शुरू किया जाए, चाहे वो चक्रीय रूप में है चाहे वो अचक्रीय रूप में है, तो नामांकन उसका कहां से प्रारंभ किया जाए, यानी कार्बन को जो अपन नंबर देंगे लोकेंट जिसको बोला जाता है वो कहां से दिया जाए, उसके निर्धारण के लिए मेन चीज जो होती है वो देखो, यहां पर पूर्वलगन जो आते हैं ना वो तो होते हैं प्रतिस्थापी समूह,
पूर्वलगन तो बोला जाता है प्रतिस्थापी समूह, और अनुलगन जो है वो लिया जाता है क्रियात्मक समूह है। यानी प्रतिस्थापी समूह तो आएगा पूर्वलगन के रूप में, हैलोजन भी इसमें आएगा, और क्रियात्मक समूह जो अपन ने पढ़े वो आएंगे अनुलगन के रूप में। यानी क्रियात्मक समूह का नाम बाद में आएगा और प्रतिस्थापी समूह का नाम आएगा पहले, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके निर्धारण करने के बाद में। अब मेन चीज ये होगी इसमें कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे निर्धारित हो। मुख्य कार्बन श्रृंखला जो निर्धारित की जाती है वो निर्धारण, यानी इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला निर्धारण करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले यही देखो उसमें कि उस कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, अगर कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह मौजूद है तो वो उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो जाना चाहिए। वो क्रियात्मक समूह उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना चाहिए। अगर वो क्रियात्मक समूह किस वाला है जिसमें कार्बन खुद में मौजूद है, जैसे अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन आएगा, एल्डिहाइड में कार्बन आएगा, एस्टर में, ईथर में, इनमें सब में कार्बन मौजूद है। कार्बन अगर उसमें मौजूद है तो वो भी नामांकन में शामिल होगा और नामांकन उधर से किया जाएगा। ये चीज, और उधर से नामांकन शुरू करेंगे अगर क्रियात्मक समूह मौजूद है, कार्बन उसमें मौजूद है। तो मुख्य श्रृंखला जो चयन किया जाता है, उस मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि अनुलगन, वो जो अनुलगन जिसमें अपन ले रहे हैं क्रियात्मक समूह, वो क्रियात्मक समूह अगर श्रृंखला में मौजूद है तो उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, यानी नामांकन उधर से शुरू होना चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है तो वहीं से कार्बन का नामांकन शुरू होगा, उस क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी नामांकन में आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का नामांकन उस सिरे से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, न्यूनतम अंक प्राप्त हो। यदि क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित है। पहली स्थिति, सबसे पहले आप यही देखोगे, मैं देखो इसकी जो रूल अपन पढ़ते हैं ना, मैं केवल और केवल वही, मैं शॉर्ट में केवल उन्हीं पॉइंटों को आपको नोट कराऊंगा और उन्हीं को डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर अपन सीधा नाम को पकड़ेंगे। क्योंकि जितना आप इसको रटने की कोशिश करोगे, इनके नियमों को पूरा पढ़ोगे, तो उसमें हम हमेशा अपन फिर पहला नियम क्या था भाई, दूसरा क्या था, इस तरह से मत करो इनको। आप सीधा सीधा ये जो अपन लिखना शुरू करते हैं, इसमें मेन चीज यही है, ये ध्यान रखना है, पूर्वलगन, मुख्य कार्बन श्रृंखला और फिर अनुलगन। अब पूर्वलगन में मेनली प्रतिस्थापी, साथ में हैलोजन, कई बार हैलोजन जैसे अपन अनुलगन में भी ले लेते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और अनुलगन में, अनुलगन निर्धारित होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर, ये स्थिति जो दर्शाते हैं। अब सबसे पहली चीज, तुम जैसे आपके पास में कोई सूत्र लिखा हुआ है यार, उसका पूछा आईपीएससी नाम बताओ, तो सबसे पहली चीज उसमें ये ढूंढो आपकी क्रियात्मक समूह है या नहीं है। अगर क्रियात्मक समूह मौजूद है तो आप नामांकन उस सिरे से करोगे श्रृंखला में जिधर से वो क्रियात्मक समूह सबसे पहले मौजूद आ रहा है। जैसे मैं ये लिख दूं एक बार, इसको इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अभी नाम नहीं बता रहा हूं, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं।
जैसे समझो 5 कार्बन की श्रृंखला है, अब OH समूह इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH समूह दूसरे इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जहां पर जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे। अब आपके पास में सूत्र लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास में CH3 CH CH2 CH2 और CH3। अब आपने जैसे ये क्वेश्चन आया, सीधा आप सबसे पहले आपने क्या देखा कि इसमें क्रियात्मक समूह है या नहीं है। क्रियात्मक समूह है। अब तुम ये देखो कि इसका नाम जब करोगे तो कार्बन का नामांकन, तो आप ये देखोगे कि ये जो क्रियात्मक समूह है नजदीक इधर से पड़ रहा है। इधर से लोगे तो आप ये नंबर आ रहा है 1 और 2, और अगर इधर से लोगे तो 1 2 3 और 4। बताओ न्यूनतम नंबर इसको किधर से प्राप्त हो रहा है, इस तरह से। तो नामांकन इधर से करोगे। अब नामांकन इधर से शुरू हो गया तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये स्थिति है। अगर आपने नामांकन इसका ये किया 1 2 3 4, ये वाला पैटर्न गलत होगा। पहला जो पॉइंट मैंने समझा है, ध्यान दे लिया कि मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करने के लिए सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि उसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है। क्रियात्मक समूह नहीं है, उसके बाद में श्रृंखला का नामांकन कैसे करेंगे बाद में डिस्कस कर रहे हैं। पहले फिलहाल मैंने क्या बताया कि सबसे पहली चीज यही देखी जाएगी कि उसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है। क्रियात्मक समूह मौजूद है तो जिधर वो क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है, उसको न्यूनतम अंक मिल रहा है, उधर से उसका नामांकन करो, वो स्थिति आएगी। अगर बताओ ये OH समूह यहां होता तो आप चाहे इधर से ले लो और चाहे इधर से ले लो, बात एक ही आती। अब अगर ये OH समूह जैसे मैंने यहां पर दर्शाया है, ये OH समूह अगर यहां पर होता तो फिर नामांकन इधर से आ जाता, 1 2 3 4 इस प्रकार से, ऐसी स्थिति आ जाती। तो नंबर 1 रूल जो मैंने बताया है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का नामांकन उस सिरे से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, यदि क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित है, ये स्थिति बताई है। नंबर 2, यदि क्रियात्मक समूह एक से अधिक मौजूद हों तो एक क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाता है, जबकि अन्य क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाते हैं। प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाते हैं, ये स्थिति आएगी। अब देखो इसी में अपन ने कहा कि भाई अपन सीधा ये देखेंगे कि उस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है। पहली चीज तो ये देख ली, जैसे अभी मैंने पहले रूल के हिसाब से यही बताया कि भाई क्रियात्मक मौजूद है या नहीं है, पहले तो ये देख लो। अब ये स्थिति ये भी तो हो सकती है कि क्रियात्मक समूह उसमें हैं और हैं भी एक नहीं 2 मौजूद हैं या 3 मौजूद हैं। अब तुम क्या करोगे कि अब क्या करें सर, इसमें तो क्रियात्मक समूह 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक तो माना जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह और अन्य माने जाएंगे क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में। और प्रतिस्थापी के रूप में मानोगे तो उसे पूर्व लगन के रूप में लिखोगे आप। प्रतिस्थापी के रूप में मानोगे तो क्या लिखोगे, पूर्व लगन के रूप में आएगा वो नाम। तो अब ये बताओ, अगर 2 क्रियात्मक समूह आ गए जैसे, तो एक आपको मुख्य मानना है, दूसरा प्रतिस्थापी मानना है, तो मुख्य आप किसको मानोगे कि वरीयता जिसकी होगी उसको पहले लिखा जाएगा, वो क्रियात्मक समूह होगा मुख्य। तो मुख्य क्रियात्मक समूह जो वरीयता में प्रथम होता है।
जो वरीयता में प्रथम होता है। अब यहाँ पर एक बार मैं मेन क्रियात्मक जो समूह है मैं केवल रेट के हिसाब से बताऊंगा भाई, सेकंड ग्रेड वाला नहीं, जो इस तरह पूरा डिटेल नहीं लेंगे अपन। क्रियात्मक समूह की वरीयता की अगर बात कर लें, क्रियात्मक समूह की वरीयता की बात करें, जैसे अपन ने मुख्य क्रियात्मक समूह लिखाए थे, तो मैंने यहां लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा लिख रहा हूं मैं एस्टर, फिर आ जाता है भाई कीटोन। मेन जो बता रहा हूँ उसमें मेन जो है उन्हीं का मैं लिखवा देता हूँ। जैसे पहला अपन लिखवाया कौन सा भाई, वरीयता में पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एस्टर, सॉरी रुको एक बार, एक नाइट्राइल और जोड़ लो, वो भी आ जाता है कई बार एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं। नाइट्राइल फिर कीटोन, कीटोन के बाद में देखो एल्कोहल, एल्कोहल के बाद में एमीन, उसके बाद में ईथर, उसके बाद में एल्किन और उसके बाद में एल्काइन। अब यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्रियात्मक समूह की वरीयता में मेनली जो पूछते हैं उनका मैंने लिखवाया है। तो एक तो अम्ल लिखा है मैंने, ये सारा नहीं है, ये मैंने केवल उनको लिखा है जो अपन जनरली जो जिसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे अपने। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, फिर उसके बाद में एस्टर, फिर नाइट्राइल, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर एमीन, फिर ईथर, फिर एल्किन और एल्काइन। अब एल्किन और एल्काइन पढ़ी थी अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, अगर एक कोई भी कार्बन श्रृंखला आ जाए जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है तो वरीयता किधर देंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम लोकेंट प्राप्त हो या न्यूनतम अंक प्राप्त हो उधर से देंगे। अगर दोनों मौजूद हैं तो फिर वरीयता उसकी आएगी। और दोनों में से एक है तो एक ही दे रखी है, तो जिधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से नामांकन कर लेंगे। समझ में आ गया भाई? क्रिया अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही मौजूद है श्रृंखला में तो नामांकन ऑब्वियसली उधर से करेंगे जिधर से वो नजदीक पड़ रही है। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से दोनों मौजूद हैं तो उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड मौजूद है वो स्थिति। और एक से अधिक स्थिति हो गई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे इन दोनों में आ गया या फिर इनमें से कोई देकर एल्किन आ गया, तो डेफिनेटली जो पहले आएगा उसका तो नामांकन पहले लेंगे ना, बाद में इसका नंबर आएगा। इस तरह की स्थिति आएगी। दोनों मौजूद हैं तो फिर बताओ इससे पहले कौन आ गया, एल्किन आ गया। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 5 कार्बन है और यहां पर लिखा हुआ है CHO। अच्छा, एल्डिहाइड वाला भूल गया भाई मैं इसमें, नाइट्राइल के बाद में एल्डिहाइड फिर कीटोन। ये भाई थोड़ा सा छोटा बताने के चक्कर में कंफ्यूज हो रहा है। एल्डिहाइड फिर कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ईथर, एल्किन, एल्काइन। जैसे ये श्रृंखला है, इसे मैंने ये लिखा है और यहां पर जुड़ा हुआ है OH समूह। अब अपने पास में बताओ इस श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह है या नहीं है? एक क्रियात्मक समूह तो है एल्डिहाइड और एक है एल्कोहल, 2 क्रियात्मक समूह आ गए इसमें। अब मेरा कहने का मतलब है कि आप नामांकन किधर से करोगे, तो अब आप ये वरीयता क्रम देखो कि एल्डिहाइड और एल्कोहल 2 आए ना, इसमें से वरीयता में पहले कौन है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में खुद में कार्बन है तो नामांकन यहां से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ, ये तो आ गया मुख्य श्रृंखला में। ये जो चौथे नंबर पे OH समूह है ना, अब ये यहां पर प्रतिस्थापी पूर्व लगन के रूप में आएगा। और पूर्व लगन में जो OH है वो अपन हाइड्रोक्सी बोलते हैं। पूर्व लगन जो कल अपन ने टेबल बताई थी, अनुलगन के रूप में इसको ओल लिखा जाता है एल्कोहल को, और अनुलगन के रूप में इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है OH को। उस आधार पे नाम लेंगे। पूर्व लगन लिखेंगे तो अनुलगन में लिखेंगे तो फिर ओल नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से नामांकन आएगा। तो अगर ये नामांकन ऐसे होता, अगर ये नामांकन इस तरह से होता तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही आएगा। यानी जिसकी वरीयता पहले थी उधर से अपन ने नामांकन शुरू किया।
तो आईपीएससी नामकरण अपन ने शुरू किया है। आईपीएससी नामकरण में पहली चीज जो मैंने बताई है कि आप सीधे सीधे पर्सन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले सूत्र में ये देख लो कि उसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है। वहीं से सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला डिसाइड होती है। क्रियात्मक समूह मौजूद है तो जिधर से उसको न्यूनतम अंक मिलेगा वहां से नामांकन करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा है तो मुख्य एक माना जाएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह अनुलग्न के रूप में। दूसरा जो मौजूद रहेगा वो प्रतिस्थापी के रूप में पूर्व लगन में लिखा जाएगा। वरीयता कैसे डिसाइड होती है ये अभी अपन ने नोट करवाई। मैन की जो थी क्रियात्मक समूह की वरीयता ये दिखाई अपन ने। इसके बाद के और जो रूल हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिर कुछ अपन एग्जाम्पल लेके इनके नाम साथ में नोट करेंगे।